आज का जो टॉपिक है मैं वो शेयर करना चाहूँगा। उसका नाम है पॉलीसाइथीमिया। पॉली मीन्स ज़्यादा, साइथी हो गया सेल्स और थीमिया मीन्स ब्लड। ब्लड में सेल्स का ज़्यादा होना। चूँकि खासकर जब भी विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं या इंटेंस जब सर्दियाँ होती हैं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे, नोट करेंगे कि आपको तकरीबन कोल्ड इंड्यूस्ड कफ वगैरह ज़्यादा हो सकती है। ठंडी हवा जब अंदर लगती है तो तकरीबन सम सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ इनमें जब कफ प्रोड्यूस हो सकती है तो उसका इफेक्ट है, यानी कि ब्लड में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि क्या होता है, ब्लड में हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। जब हम बाहर चलते हैं ओपन एयर में, ठंडी हवा में, तो हमें वेजो कंस्ट्रक्शन होती है पेरिफेरल एरियाज में। जो भी ब्लड है सेंट्रल पूल में आ जाता है, एओर्टा की तरफ आता है, लीवर की तरफ आता है, किडनीज में आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पे फ्लो ज़्यादा हो जाता है और पेरिफेरल में ब्लड तकरीबन कम होता है। तो एक कंडीशन डेवलप हो सकती है, उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया से क्या होता है, जब भी हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी में कम आ जाएगी तो किडनी से कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, या थ्रोम्बोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, ये जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा आरबीसीज प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा प्लेटलेट्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं वहाँ से। तो विंटर्स में अगर आप सीबीसी किसी का करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, आप नोट करोगे कि उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब समर्स होते हैं। वहाँ पे समर्स में या जब गर्मियों का मौसम होता है उसमें पेरिफेरल ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, आपकी वेजो डायलिटेशन होती है, लेकिन सर्दियों में वेजो कंस्ट्रक्शन तकरीबन ज़्यादा होती है। इस तरीके से अक्सर नोट किया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर चेस्ट पेन होगा या हार्ट अटैक कहीं होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है या स्ट्रोक होता है, तो ये कुछ कंडीशन है जिसको हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। इसके साथ क्योंकि कहते हैं कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, नॉर्मली जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो बिगड़ने जाती है विंटर्स में तकरीबन। जैसे हनी, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है और पानी का विस्कोसिटी कम है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप प्लाज्मा का देख सकते हैं, आरबीसीज का देखेंगे किस तरीके से आरबीसीज तकरीबन वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया में जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी कहीं अचानक रगों में फिलिबाइट्स हो जाए, थ्रोम्बोफिलिबाइट्स बोलते हैं उसको, या थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या स्ट्रोक है, तो उस सूरत में आप देखना क्या पॉलीसाइथीमिया इंड्यूस तो ये बातें तो नहीं हो रही हैं। पॉलीसाइथीमिया मीन्स जैसे मैंने बताया, पॉलीस मीन्स ज़्यादा, साइथीमिया मीन्स सेल्स और इमिया इज ब्लड। दो टाइप्स के पॉलीसाइथीमिया होते हैं, एक रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया होता है, एक एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया होता है। जो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, इसको हम डॉक्टरी में बोलते हैं सीडो पॉलीसाइथीमिया। तो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उसी फिगर में, अब डिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा, आरबीसी तकरीबन ज़्यादा हो जाएंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा। लगातार उल्टी आने से भी यही सिचुएशन होती है। डायरिया से वाटर लॉस जब होगा तो आरबीसी मास या नंबर ज़्यादा होंगे लेकिन प्लाज्मा कम हुआ होगा। तो खासकर एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायरोटिक्स, जब डॉक्टर साहिबान हमारे ये जैसे टॉर्सिमाइड है, लेसिक्स वगैरह, क्लोरथेलिडोन है, ऐसे कोई डायरोटिक्स देते हैं तो उसमें वाटर लॉस हो जाता है। तो जब वाटर लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन वगैरह वहाँ पे आरबीसीज या उनका सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्लाज्मा कम हो जाता है। इस तरीके से एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया जो है वो, इसके भी आरबीसी मास ज़्यादा होता है। इस एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया ये होता है ट्रू पॉलीसाइथीमिया। इसमें भी मगर एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया के भी दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, एक सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया ना, इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये ट्रू पॉलीसाइथीमिया होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि ये एक कैंसरस कंडीशन बन सकती है। इसमें डरने की बात नहीं है, ये अगर अर्ली मैनेजमेंट या डायग्नोस हो जाता है तो ईजी हो जाते हैं चीज़ें। इसमें आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स जो खून में होते हैं उनका मास ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया या पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन कम होती है लेकिन इंक्रीज नंबर ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स या वगैरह ज़्यादा होते हैं, और इसमें तकरीबन एल्डरली लोगों में तकरीबन ये ज़्यादा देखा जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है पॉलीसाइथीमिया वेरा, वो मैं अपने डॉक्टर साहिबान के लिए मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, वो उनके लिए है, क्योंकि ये ले मैन को ये अंडरस्टैंड ये चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए मैं एक छोटा सा क्लिप वहाँ पे मैं
शेयर करूँगा कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर पॉलीसाइथेमिया वेरा, या जिसको प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया भी बोलते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया जिसको सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटोसिस भी बोलते हैं, यानी कि इसमें खासकर आरबीसीज का मास ज़्यादा होता है। इसमें एरिथ्रोपाइटिन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है हाइपोक्सिया की वजह से। अब इसमें क्या होता है, एरिथ्रोपाइटिन जो मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हाइपोक्सिया में एरिथ्रोपाइटिन ज़्यादा रिलीज हो जाती है। वो खासकर हाई अल्टीट्यूड में, जैसे आप लेह लद्दाख, वहाँ पे उनकी हाई अल्टीट्यूड में तकरीबन वहाँ पे ओवरऑल हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के चांसेस है एज़ कम्पेयर टू लो अल्टीट्यूड पे। स्मोकर्स में सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है। इस तरीके से सीओपीडी जो एक कंडीशन होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। अस्थमा होता है, स्पाइन हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम होता है, साइनेटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिटी जब विंटर्स में ज़्यादा होते हैं, स्लीप एपनिया सिंड्रोम वगैरह होती है, इनमें सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है। ये मैनेजेबल है अगर इनका ट्रिगरिंग फैक्टर को ट्रीट किया जाएगा, स्मोक और सेसेशन कम हो जाएगा, तो स्टॉप हो जाएगा, तो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया ठीक हो सकता है। इस तरीके से इनअप्रोप्रिएट एरिथ्रोपाइटिन प्रोडक्शन जब होता है, जैसे ट्यूमर्स ऑफ किडनीज, लीवर, लंग्स, यूट्रस है, या सेरिबेलम के होते हैं, जैसे हम रेनल सिस्ट है, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह, हाइपरनेफ्रोमा, हेपाटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह, उनमें भी सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है। अब एक और कंडीशन है जिसको हम लो प्लाज्मा वॉल्यूम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ये स्ट्रेस इंड्यूस होती है, एरिथ्रोसाइटोसिस इसको बोलते हैं, या स्पूरियस पॉलीसाइथेमिया। ये ट्रू पॉलीसाइथेमिया नहीं होता है, इसको गैस बॉक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड एंटिटी है, ये रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया होता है, और तकरीबन मिडिल एज या ओवरवेट हाइपरटेंसिव लोगों में होता है। क्रॉनिक स्मोकर्स जो होते हैं उनमें इनमें इंक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन होती है। वो क्यों होती है, वही मैंने रीजन बताने की कोशिश की। निकोटीन का इसके साथ कोई रोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका कंसर्न है। अब मैं बताऊंगा आइडियल हेमाटोक्रिट मेल्स में कितना होना चाहिए, तकरीबन 47 +- 6% होना चाहिए, या फीमेल्स में 42 +- 6 या 37 to 47% होना चाहिए। हेमाटोक्रिट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है हीमोग्लोबिन इंटू 3। अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो हीमोग्लोबिन तकरीबन मेल्स में कम से कम हीमोग्लोबिन, या फीमेल्स में भी 12.5 होना चाहिए, उससे नीचे तो हम ब्लड डोनेट भी नहीं करेंगे। तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया, 12.5 से नीचे है तो एनीमिया मान लो। तो अदरवाइज अपर लिमिट जो है हीमोग्लोबिन का मेल्स में तकरीबन 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, और फीमेल्स में तकरीबन अगर आप 47% के हिसाब से देखेंगे 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए। उससे ऊपर उनको हम लेबल लगाएंगे पॉलीसाइथेमिया। क्लिनिकल फीचर्स जो पॉलीसाइथेमिया के हैं, जैसे सेकेंडरी टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा, विस्कोसिटी, वेस्कुलर स्टेसिस होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, टेंडेंसी टू ब्लीड वगैरह हो सकता है। आप देखिए ना, स्लगिश फ्लो ऑफ ब्लड होगा, हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो सकता है, पेरिफेरीज में उनका कलर चेंज हो सकता है, चेस्ट पेन जैसे मैंने बताया, हेडेक है, डिजीनेस है, गाउट होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है। जब भी आप नहाओगे और गर्म पानी से आप नहाओगे तो वहाँ पे बेसिफिल से हिस्टामिन रिलीज हो जाती है, वहाँ सीवियर इचिंग वगैरह हो जाती है, इसको हम एक्वाजेनिक प्रोरेक्ट्स बोलते हैं। इस तरीके से स्प्लेनोमेगालिया वगैरह होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो पॉलीसाइथेमिया के बारे में क्या है, तकरीबन इसका जो ट्रीटमेंट अलग अलग है, इंडिविजुअल बेसिस पे है। अगर सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया तकरीबन उसमें बिल्कुल मेडिकल और थेरेपेटिक फिलीबाटमी करनी पड़ती है, एवं पॉलीसाइथेमिया वेरा के लिए भी फिलीबाटमी करनी पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्टेसिस वगैरह होने का चांसेस हैं। थ्रोम्बोफिलिबाइट्स है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म होना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होना, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। तो रोल ऑफ एस्पिरिन बड़ा अहम है इसमें। स्मोकिंग बंद की जानी चाहिए, और हाइपरटेंशन का ट्रीट किया जाना चाहिए, और डायरोटिक्स वगैरह तकरीबन उनकी जगह अल्टरनेट ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए, और पेशेंट को, उस आदमी को हाइड्रेशन ठीक रखना चाहिए। सर्दियों हो या गर्मियों में कहना चाहूँगा कि कीप वेल हाइड्रेटेड। कम से कम 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, खासकर अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक, जब अंधेरा आता है तब तक। और दूसरा, कम से कम 24 घंटे में 4 गिलास से कम पानी नहीं पीना, क्योंकि किडनीज में किडनी स्टोन्स वगैरह या बाकी चीज़ें डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और 1 घंटे में 4 गिलास से ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, वो वॉल्यूम जो होगा वो डिरेंज हो जाएगा, तो उसमें डिरेंजमेंट आ सकती है, उसके
वाटर इंटॉक्सिकेशन के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बाकी जो हाइड्रोक्सी यूरिया वगैरह या बाकी जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होती है, लेकिन जो मैंने कुछ ट्रिक्स बताए, होप ये विंटर्स में हम सभी लोग इनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अलबत्ता इन लोगों को एक फिलबाटमी का एक तरीका होता है, तकरीबन जितना ब्लड निकाला उसके बदले नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना है, वरना दोबारा हीमो कंसंट्रेशन होगी। ब्लड निकालते निकालते उसको साथ में नॉर्मल सलाइन देना पड़ता है। फिलबाटमी के एक टेक्निक आप अंडरस्टैंड करेंगे, जब भी ब्लड निकालते हैं उसके साथ साथ जब ब्लड निकाल रहे होते हैं साथ साथ नॉर्मल सलाइन के कवर में देना है। एक तो पेशेंट को हाइपोटेंशन वगैरह भी नहीं होगा और हीमो कंसंट्रेशन नहीं हो गया। खाली अगर आपने फिलबाटमी किया, ब्लड लेटिंग किया, निकाला 200 ml 300 ml निकाला, तो उसके बाद साथ साथ ही नॉर्मल सलाइन देना ताकि वो हीमो डाइल्यूशन ही भी रहे। इंटेंशन ये है, वरना हीमो कंसंट्रेशन होगी वो उसका मुज़र असरात हो सकते हैं। तो जब भी ये एक अच्छे सेटिंग में तकरीबन ऑलमोस्ट अच्छे सेटिंग में तकरीबन ये फिलबाटमी करना चाहिए जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो एट द एंड मैं बताऊंगा, इन विंटर्स कीप वेल हाइड्रेटेड। अगर आपका हीमोग्लोबिन वगैरह ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आरबीसीज मास बढ़ता जा रहा है, तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो मैंने शेयर किया, हर डॉक्टर एमबीबीएस से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर डीएम लेवल पे लेकर सभी डॉक्टर्स को ये मालूम होता है। एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी आज वेल अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैं इसलिए ये फोकस किया इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि विंटर्स में ये चीज़ों का फेस करना पड़ता है। लेकिन कभी अनएक्सप्लेन्ड कार्डियक पेन जब हार्ट का पेन होगा, आपका ट्रॉप्टी नेगेटिव है, आपका ईसीजी नेगेटिव है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपका बॉडी में स्टेसिस चल रहा होगा, स्लो सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा होगा, समथिंग हमें ब्रॉड विजन रखना चाहिए। विद सिमिलर वीडियोस मैं आपसे हेमाटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। होप you got my message positively. With same intentions, with same idea to share knowledge, I will try to discuss more. Till next, all the best. Khuda Hafiz.